Welcome to Swastika classes. Please come, join us and enhance your knowledge. हेलो गाइस, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ने कुछ टर्म्स यूज की, डेफिनेशंस, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, डेफिनेशंस क्या हैं? उन्होंने ज्योमेट्री के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए, ज्योमेट्री को समझाने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको उन्होंने डेफिनेशन कहा। ठीक है, Euclid gave some statements in book 1 of Elements. He called them definition. Okay, total definitions कितनी है? 23 है। किसमें अरेंज की हुई है, कहाँ मिलेंगी ये? हमको ये एलिमेंट्स की बुक 1 में मिलती है। एलिमेंट्स में कितने चैप्टर्स थे? 13। ओके, हर चैप्टर को उन्होंने बुक कहा था। बुक 1 में ये डेफिनेशंस हैं जो 23 लिस्टेड है। ओके, एलिमेंट्स क्या है? ट्रीटीज जो यूक्लिड ने बताई। ठीक है, वर्ड्स अलग से याद करने पड़ेंगे। उन्होंने जिस चीज को जो कहा है हमें वो याद करना होगा, है ना। उन्होंने जो ट्रीटीज अरेंज की वो एलिमेंट्स में है। एलिमेंट्स में 13 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर को बुक कहा गया। बुक 1 में डेफिनेशंस मिलती हैं जो कि 23 लिस्टेड है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो देखते हैं उनको समझ में आते हैं कि ये होना चाहिए, उनको उन्होंने बोला पोस्टुलेट या एक्सिम्स। अब वो पोस्टुलेट वर्ड कहाँ यूज करेंगे और एक्सिम्स वर्ड कहाँ यूज करेंगे? तो सिंपल बात है कि अगर ज्योमेट्री के लिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दैट इज पोस्टुलेट, और अगर थ्रू आउट मैथमेटिक्स में कोई चीज है जो हम अपने आप में अंडरस्टूड है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम कहेंगे एक्सिम्स। याद करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले लेते हैं एक्सिम्स। एक्सिम्स के लिए क्या कहा कि दे आर नॉट रिलेटेड ओनली टू ज्योमेट्री, लेकिन ये ज्योमेट्री में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्या कहा? थ्रू आउट मैथमेटिक्स, तो उसमें ज्योमेट्री इंक्लूडेड है। अब देखिए, फर्स्ट एक्सिम, मतलब कुछ एक्सिम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बाकी सब और हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 7 बताए हुए हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं बी और सी, ये किसी सेम थिंग के इक्वल हैं। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी है। इसका मतलब है कि बी भी सी के इक्वल होगा। वापस देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। थिंग्स कौन सी थिंग्स है? बी एंड सी, विच आर इक्वल टू ए, सी इज अगेन इक्वल टू ए, देन बी इज इक्वल टू सी। नॉर्मल बात है। नेक्स्ट है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। होल्स का मतलब है कि ऐड करने के बाद में हमको जो मिलता है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मीन्स बी और सी हमारे पास इक्वल्स हैं। ठीक है, बी और सी हमारे पास इक्वल्स हैं। इन दोनों में हमने क्या जोड़ा? बी प्लस ए किया और सी प्लस ए किया, तो बी और सी इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमको जो मिल रहा है वो भी आपस में इक्वल ही होगा। हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या बोथ साइड ऐड करते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो वाली चीज इसमें आ गई। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स, इक्वल्स बी एंड सी इक्वल है, इनमें दोनों में से हम सेम थिंग को माइनस कर रहे हैं, तो बी और सी इक्वल हैं, इनमें से हमने सेम थिंग को माइनस किया, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो सेम ही तो होगा। क्या बोला हमने? ये ऑब्वियस है, जो अपने आप लगा है कि सिद्ध होंगे, उन्हीं को ही हमने एक्सिम्स कहा है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड में हमने ओवरलैप लिया, इक्वल लिया, तो जब हम कह रहे हैं कि ये इस चीज को ओवरलैप कर रहा है तो वो दोनों इक्वल ही है।
ठीक है, अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो वो एक दूसरे के इक्वल ही होगा। ओके, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, किसमें आया ये? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। हमने मैथ से इस चीज को कहाँ किया है? फ्रैक्शन। ठीक है, दो तरीके से समझाती हूँ इसको। ये देखिए, अगर दो पार्ट है हमारे पास बी और सी, ठीक है, तो इनसे मिलकर जो बना है वो होल है ना। बी और सी दो पार्ट हैं, इनसे मिलकर जो बना है वो होल है। तो ये जो होल है वो बी से तो बड़ा होगा ही ना। ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों से बड़ा होगा क्योंकि उनसे मिलकर वो बना है। सिंपल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर पार्ट लें तो आपको ध्यान है, ये हमने चॉकलेट ली थी, इसमें से पार्ट किया था, तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/6। ये हमारा पार्ट हो गया और ये होल हो गया, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पर ये इसके लिए है। अब थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स, सेम थिंग है, a इक्वल टू बी है, तो अगर हमने इसको 2a किया है तो ये 2 भी होगा, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो या दोनों को 2 से डिवाइड करो। हाफ में क्या है? हाफ यानी हाफ का प्लूरल है हाफ्स, तो हाफ्स यानी 2 से डिवाइड करो। बहुत सारे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो भी हमको जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है। Now some definitions are there. Definitions given by Euclid means they are statements. He called them definition. Statement. First statement is a point is that which has no part. Point. हम हिंदी में बोलते हैं अणु को और विभक्त नहीं किया जा सकता या बिंदु के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे छोटा जो है वो बिंदु ही है ना। उस चीज को ये कहते हैं अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। सेकंड, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन वो लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। लाइन क्या है? लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। A line is breathless length. Next, the ends of a line are points. यानी ये जो लाइन है इसके एंड्स है ना, जो इसके लास्ट एंड है वो पॉइंट है। ठीक। Straight line is a line which lies evenly with the points on itself. हम कहते हैं कि बिंदुओं से बनकर रेखा बनती है या रेखाखंड बनता है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि लाइन वह है जिस पर पॉइंट्स इवनली बने हुए हैं। ठीक है, पॉइंट्स, लाइन को पॉइंट से रिलेटेड किया हुआ है। और स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। बिंदु है इवनली स्ट्रेटेड। अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only. सरफेस यानी जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है तो इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। ठीक, तो लेंथ और ब्रेड्थ वाला जो है वो पार्ट सरफेस है। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। अब देखिए क्या बोला है इन्होंने, सरफेस की जो एजेस हैं ये लाइन है। लाइन जो है वो एंड पॉइंट जो है वो लाइन के एंड में जो है वो पॉइंट है। लाइन के एंड में जो है वो पॉइंट है, सरफेस के एंड में जो है वो लाइन है और सरफेस में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। ठीक है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। अ प्लेन सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। इट मीन्स ये सरफेस है, इस पर हम इवनली लाइंस ड्रॉ करें
तो हमको क्या मिलेगा, सरफेस। ठीक है, अगर लाइन है, अगर हम इन पॉइंट्स को इवनली स्प्रेड करते हैं तो हमको लाइन मिलती है, और लाइंस को इवनली स्प्रेड करते हैं तो हमको सरफेस मिलता है। सरफेस की एजेस जो है वो लाइन है, लाइन के एंड जो है वो पॉइंट है। पॉइंट जो है उसमें उसका कोई पार्ट नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि यूक्लिड ने ये जो सारी डेफिनेशंस दी उसमें हमको पहले से कुछ बातें समझ में आना जरूरी था कि यहाँ पे पार्ट किसको कह रहे हैं। ब्रेथलेस लेंथ है यानी चौड़ाई है क्या, जो बिना चौड़ाई वाली लंबाई। तो व्हाट इज ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ, यहाँ पर हमने इवनली वर्ड यूज किया है। इवनली से क्या मीनिंग है, तो यूक्लिड द्वारा दी गई डेफिनेशंस में बहुत सारे टर्म्स ऐसे थे जिनको पहले से ही हमको जानना पड़ेगा तो हम ये डेफिनेशन समझ पाएंगे। पोस्टुलेट 1 में कहा गया है a straight line may be drawn from any one point to another। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। अगर हम ये प्रूव करते हैं कि ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी तो ये फिर हमारे एक्सिम्स में आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। इन पॉइंट से मैनी लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन्स यहाँ इस पॉइंट से पास हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। उन दोनों को मिलाने वाली वन एंड ओनली वन लाइन होगी और वो यूनिक होगी। ये हमारा एसेंस है। ओके, हम क्या लिखेंगे, there are many line passes through A and there are many line passes through B, but line which passes through A and B is only one, so this is distinct line। ठीक है, आपकी बुक में ये सब गिवन है। मैं एक बार आपको समझा रही हूँ, अब बुक में फॉर्मली रीड करना, सब एक्सप्लेन करना। पोस्टुलेट सेकंड, a terminated line can be produced indefinitely। terminate means जो फिनिश हो रही है, एक लाइन है ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों तरफ इसकी लेंथ जो है अनलिमिटेड हो सकती है। हम कहते हैं कि जो लाइन है उसका पार्ट है वो लाइन सेगमेंट है। हमारी डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है और पी क्यू लाइन है। ठीक है, लाइन की लेंथ है वो अनलिमिटेड है, जबकि ए बी की फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, ये उन्होंने यूक्लिड ने महाशय ने इनको इस तरीके से कहा कि जो टर्मिनेटेड लाइन है ये इसके हम अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली ये प्रोड्यूस की जा सकती है। ओके, पोस्टुलेट 3, a circle can be drawn with any center and any radius। मीन्स हम एक सेंटर और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एनी पॉइंट with any radius we can draw a circle। ठीक है, पोस्टुलेट 4 है, all right angles are equal to one another। वो तो कोई भी सेम डिग्री के एंगल तो इक्वल ही होंगे। यहाँ पर राइट एंगल की तो बात ही नहीं है, आप बड़ा लो छोटा लो, ये डस्टर का ये वाला कॉर्नर लीजिए, आप बोर्ड का कॉर्नर लो, रूम का कॉर्नर लो, हमेशा 90 डिग्री जो है वो इक्वल ही होगा। यहाँ पर नॉन पैरेलल लाइंस को अगर एक और लाइन क्रॉस करती है तो जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इस लाइन के एक तरफ,
ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 180 से ऑलवेज लेस रहता है। फिर जब हम फर्दर जाते हैं इसके, तो हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइंस को अगर कट करती हैं तो दोनों का सम 180 होता है। यहाँ हमको कहना है कि नॉन पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं तो लाइन के एक तरफ बनने वाले इंजीनियर एंगल्स जो हैं उनका सम लेस देन 180 होता है। ओके, नाउ एग्जांपल 1, ABC are 3 points. B lies between A and C. We have to prove that AB plus BC is equal to AC. Now we have to prove that with what? Our axioms, postulate and definitions. Here figure is given. Figure 5.7 is given. So according to figure is given in question. Okay. So according to figure, we can say that AC is coincide with AB plus BC. Okay. So with axiom 4 said if AC coincide with AB plus BC, then both are equal. Open book, look what it is saying. So we can say from axiom 4, we can say AC is equal to AB plus BC. Next, A and C are two distinct points. So on one and only one line can pass through them. So this is AC, then AB plus AC coincide with AC, hence AB plus BC is equal to AC. Okay? कुछ समझ नहीं आया? देखो भाई, अब हमको जो प्रूव करना है वो हमको यूक्लिड की भाषा में प्रूव करना है। उन्होंने बोला है कि एक लाइन पर 3 पॉइंट हैं A, B, C। B, A और C के बिटवीन लाई करता है, तो हमको पता है A और C से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है और B उस पर सिचुएटेड है। दूसरे ये तो एग्जाम था 5.1 जो हमने किया। इसके अलावा हम ये भी दे सकते हैं कि अगर AC कोइंसाइड कर रहा है AB प्लस BC के, तो वो कोइंसाइड करेगा तो वो इक्वल ही होगा। ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इन्होंने लाइन सेगमेंट तो हमको बताया नहीं, लेकिन हम जानते हैं लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। सो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी। ठीक है, तो टेक ए एज सेंटर, टेक ए एज सेंटर, ए बी इज रेडियस। आप आर्क बनाइए, ए को सेंटर मानते हुए आप ए बी का आर्क काटिए। ठीक है, ए बी, टेक ए एज सेंटर, ए बी एज रेडियस, मेक एन आर्क। अगेन टेक बी एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, यानी हमको जो हमारा प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर वो हमको बी पर रखना है और ए से आर्क कट करना है। ए बी एज रेडियस, मेक एन आर्क। बोथ आर्क meet at C। इस पॉइंट जो न्यू पॉइंट आया इसका नाम दे दो C। देन ज्वाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में हम कहेंगे ज्वाइन
AC एंड BC। अब देखिए AB की जो लेंथ है AC की भी वही लेंथ है क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस है। सिमिलरली B से हम ले रहे हैं तो ये लेंथ AB है तो BC की भी लेंथ वही रहेगी। तो AC और AB ये तीनों इक्वल लेंथ के हैं। सो ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कोई भी लेंथ हो हम उससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं।